बादल सर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए संधि के क्रम में विसर्ग संधि लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे और समझेंगे विसर्ग संधि को। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप इस संधि को समझने के लिए इससे पहले के दो जो वीडियो और हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि का, उसको एक बार अवश्य देखें, उसको भी समझें। उसके बाद आप विसर्ग संधि का वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए हम इस विसर्ग संधि को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो देखिए, विसर्ग संधि जो है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो। प्रथम पद के अर्थात दो पद दिए होते हैं जिनको हमें संधि करना होता है, उसमें प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण आए या कोई भी व्यंजन वर्ण आए, अर्थात पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में चाहे कोई स्वर आए चाहे कोई व्यंजन वर्ण आए, तो उन दोनों के संयोग से जो संधि होती है या उन दोनों के संयोग से जो विकार होता है वो होता है विसर्ग संधि। ठीक, तो अब हम समझते हैं विसर्ग। सबसे पहली बात तो विसर्ग देखते हैं क्या होता है। विसर्ग मतलब एक चिन्ह होता है, एक पहचान होता है जिसमें हम विसर्ग को इस रूप में देखते हैं। इस तरह की जो दो बिंदी होती है, जो दो बिंदु होता है, इसी को विसर्ग कहा जाता है। ये किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे लगता है, मतलब किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद लगता है। और इसका जो उच्चारण होता है, इसको जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका उच्चारण होता है हा की तरह। किसकी तरह होता है? हा की तरह होता है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हा की तरह इसका उच्चारण करते हैं। किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे ये लग सकता है, इसी को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे आ के आगे अगर विसर्ग लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे अ है। का के आगे विसर्ग लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे प है। पा के आगे लगा देंगे तो हम पह पढ़ेंगे। माँ के आगे लगाएंगे तो मह पढ़ेंगे। आ के आगे लगा देंगे तो आह पढ़ेंगे। और या के आगे लगा देंगे तो यह पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी वर्ण या किसी भी अक्षर के आगे अगर हम विसर्ग लगाते हैं तो उस वर्ण के आगे हा का उच्चारण होने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, नम, माँ के आगे हा लगा है तो हो जाएगा नमः। क्या हो जाएगा? नमः। इसको हम नमः पढ़ेंगे। तो आइए संधि को समझते हैं। संधि में क्या कहा गया है कि पहले पद के अंत में विसर्ग आना चाहिए। तो देखिए, जैसे नमः लिखा है, पहला पद है ये नमः, और इसके अंत में विसर्ग आया हुआ है नमः। दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर या व्यंजन आए, जैसे यहाँ पर व्यंजन आया हुआ, कोई भी स्वर या यहाँ व्यंजन आया है, तो जब व्यंजन आया हुआ है तो इन दोनों का संयोग जब होगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में, तो उस संधि को हम विसर्ग संधि कहेंगे। इसी तरह देखिए, पूरह धन कारह लिखा है। पूरह में र के आगे विसर्ग लगा हुआ है। पहला पद पूरह है, इसमें अंत में देखिए विसर्ग आया हुआ है, और दूसरे पद का पहला अक्षर जो है व्यंजन है। तो ठीक है, तो इन दोनों का जो संयोग होगा या इन दोनों के योग से जो संधि होगी उसको भी हम व्यंजन संधि कहेंगे और पुरस्कार है बनता है। ठीक है, तो आइए हम विसर्ग संधि को समझते हैं। विसर्ग संधि का एक चीज और बता दें कि ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो जिसको ये कई रूपों में परिवर्तित होता है, कई रूपों में बदल करके लिखा जाता है। मतलब ये विसर्ग के कई विकार होते हैं। ठीक है, कई रूपों में परिवर्तित होता है। जब हम विसर्ग संधि समझेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। यही विसर्ग जिस जिस रूप में परिवर्तित होता रहता है उतनी संधियां होती रहती हैं। विसर्ग संधि में कोई निश्चित भेद नहीं है। देखिए, विसर्ग संधि के अगर भेद की बात करें तो इसका कोई निश्चित भेद नहीं है, कोई निश्चित इसका नाम नहीं है। लेकिन कुछ संधियां हैं जिसका कुछ नाम दिया गया है, उसको हमने आपको समझा, उसको हम आपको बताएंगे, उसको समझाएंगे। लेकिन विसर्ग संधि का कोई विशेष निश्चित भेद नहीं बताया गया है। तो इसलिए हम इसके कुछ विकार होते हैं, कुछ इसके स्वरूप जो बदलते हैं वो उसको हम बताते हैं। जैसे यही विसर्ग जो है, ये विसर्ग जो है कहीं पर स के रूप में पढ़ा जाता है, कहीं पर ये स हो जाता है। सा जैसे रामस,
रामस में स्व लगा है, इसको हम रामस भी पढ़ते हैं, इसको हम रामह भी लिखते हैं। जहाँ रामह होता है वहाँ रामस, इसको रामस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है वो हम आपको जब विसर्ग संधि आगे और इसके भेद के रूप में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यही जो विसर्ग है कहीं पर रा के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, रा के रूप में होता है। और यही विसर्ग कहीं रू के रूप में होता है और कहीं ओ के रूप में, जैसे रामो हो जाता है, जैसे रामः गच्छति या रामो गच्छति, रामः गच्छति या रामो गच्छति। अगर हम कहीं अनुवाद करते हैं कि राम जाता है तो हम रामो गच्छति भी लिख सकते हैं, रामः गच्छति भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम रामस गच्छत भी लिख सकते हैं, रामस गच्छत भी लिख सकते हैं, दोनों सभी अनुवाद सही होंगे, ठीक है। तो विसर्ग के रूप क्या किया, विसर्ग कहीं पर स के रूप में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर रामस लिख दिया गया, कहीं पर रा के रूप में होता है, जैसे रामर गच्छत लिख सकते हैं हम, रामो होता है रामो गच्छत हो सकता है, तो इस कई रूपों में बदल सकता है। विसर्ग संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 5 प्रकार के हैं, और भी भेद हमने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके कोई निश्चित भेद नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 5 को हम पढ़ेंगे, इसमें 5 को हम समझेंगे जो विशेष रूप से। इसके अलावा कुछ अलग इसके नियम हैं, उन नियमों को भी हम बीच में आपको बताते चलेंगे। तो पहला संधि जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है सत्तु संधि, पहली संधि सत्तु संधि, दूसरा रुत्तु संधि को समझेंगे, तीसरा है उत्तु संधि, चौथा है रलोप संधि, और पांचवा लोप निमित्तक दीर्घ संधि, ठीक है। ये 5 संधियां हैं, इन 5 संधियों को हम आपस में अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझते हैं सत्तु संधि को, ठीक। पहली संधि है सत्तु संधि। सत्तु संधि का जो सूत्र होता है वो होता है विसर्जनीयस्य सः, सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। इसमें क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आए, मतलब पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आए और दूसरे पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार आए, खर प्रत्याहार का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का, खर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, इसके साथ स, श और स, तीनों स जो आते हैं ये आते हैं। तो वर्ग कितने होते हैं ये आपको हमने बताया है, इसके पहले भी हमने जब व्यंजन संधि पढ़ाया तो उसमें बताया है कि वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला होता है क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है। फिर होता है च वर्ग, च वर्ग में होता है च छ ज झ य। फिर होता है ट वर्ग, ट वर्ग में होता है ट ठ ड ढ ड़। फिर होता है त वर्ग, त वर्ग में होता है त थ द ध न। और फिर होता है प वर्ग, प वर्ग में आता है प फ ब भ म। तो खर प्रत्याहार में क्या होता है कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है। पहला वर्ग में तो जैसे क खा हो, क होगा तो क वर्ग में आएगा क और ख। फिर च वर्ग होगा तो च वर्ग में आएगा च और छ। ट वर्ग होगा तो ट वर्ग में होगा ट और ठ। त वर्ग होगा तो त वर्ग में होगा त और थ। प वर्ग होगा तो प और फ। इसके अलावा स श श मतलब तीनों जो स है ये जो है आते हैं किसमें, खर प्रत्याहार में, ठीक। अब हम समझते हैं इसको कि पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आए और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर खर प्रत्याहार आता है, मतलब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए और या फिर स में से कोई भी वर्ण आता है, तो क्या होगा कि ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर स हो जाएगा। कौन सा स होगा, दंत स होगा। विसर्ग के स्थान पर कौन सा स हो जाएगा, दंत स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं कि कैसे हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पूरा है धनकार है, पूरा में देखिए विसर्ग आया हुआ है, पहले पद के अंत में विसर्ग आया और पूरा लिखा है, रा के आगे विसर्ग लगा हुआ है। फिर कारह लिखा है, कारह मतलब है कावर का पहला अक्षर, पूरा धनकार है, ठीक है। तो कावर का पहला अक्षर है, तो जब पहला अक्षर आया है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। और चूंकि ये सा कैसा है, ये सा है नीचे हलंत लगा, हलंत किसी भी वर्ण के आगे अगर हलंत लगा होता है तो वो अक्षर आधा होता है। जैसे ये सा जो है वो आधा सा है, कैसा है, आधा सा है। जैसे अगर का के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा क हो जाएगा, पा के नीचे अगर हलंत लगाएंगे तो ये आधा पा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सा जो है वो आधा सा है, ठीक है। तो जब आधा सा है तो हम आधा सा को यहाँ जोड़ेंगे, जैसे पूरा है धनकार है और विसर्ग के स्थान पर सा हुआ, वो भी कौन सा सा, आधा सा हुआ। तो जब आधा सा होगा तो बनेगा पुरस्कार है। आगे देखते हैं नमः धनकार है, नमः में माँ के आगे विसर्ग लगा हुआ है,
और आगे कार्य लिखा है, का वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। वो भी कैसा सा होगा? आधा होगा। तो जब आधा होगा तो नमस्कार है बनेगा। इसी तरह से आगे एक नियम और यहाँ पर इसमें है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर विसर्ग के बाद तालव्य श आता है या फिर च और छ में से कोई अक्षर आता है, ध्यान रखिएगा कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य श है, तालव्य श जानते हैं ना, इसको तालव्य श बोलते हैं, इसी को हम लोग सर्जम वाला सा बोलते हैं। तो ये तालव्य श आए या फिर च छ में से कोई भी अक्षर अगर आता है तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर तालव्य श होगा। ध्यान रखिएगा ये दंत सा नहीं होगा बल्कि तालव्य श हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग आए और बाद में या तो तालव्य श आए या फिर च छ आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर दंत स ना होकर के तालव्य श हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, जैसे यहाँ लिखा रामः धन च, यहाँ रामः में विसर्ग आया हुआ है, पहले पद के अंत में विसर्ग आया हुआ है और बाद में च आया है। क्या आया है? च आया है। जब च आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? तालव्य श होगा। जब तालव्य श होगा तो वो भी सा कैसा होगा? आधा होगा, क्योंकि हमने बताया जिसके नीचे हलंत लगता है वो आधा होता है। तो आधा श होगा तो बनेगा रामश्च। ठीक, इसी तरह से नीचे देखते हैं, यहाँ लिखा रामः धनुष्येते, यहाँ भी विसर्ग है। विसर्ग के बाद श आया हुआ है। यहाँ देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है? श आया है। जब श आया, कौन सा श है? तालव्य है, तो यहाँ भी तालव्य श आधा हो जाएगा, फिर बनेगा रामश्चेते। अब इसी में एक नियम और बताए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर विसर्ग के बाद ट या ठ में से कोई अक्षर आए, मतलब पहले पद के अंत में विसर्ग आए और दूसरे पद के प्रारंभ में या तो ट आए या ठ आए, अगर ट या ठ में से कोई अक्षर आता है तो फिर वो तालव्य श नहीं होगा बल्कि मूर्धन्य श हो जाएगा। कौन सा श हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर विसर्ग के बाद ट और ठ आता है, ट ठ में से कोई अक्षर आता है तो विसर्ग के स्थान पर ना तो दंत सा होगा ना तालव्य श होगा बल्कि मूर्धन्य श हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा रामः धन टीकते, रामः धन टीकते, यहाँ पर देखिए रामः में विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद ट आया हुआ है, तो जब विसर्ग के बाद ट आएगा तो ये कौन सा श होगा? मूर्धन्य श होगा। कौन सा होगा? मूर्धन्य श होगा। और हमने बताया कि श जब हलंत वाला होता है तो आधा श लिखा जाता है, तो लिखेंगे रामश टीकते। ऐसे ही धनु धन टंकार है, यहाँ भी धनु में विसर्ग आया, विसर्ग के बाद ट आया हुआ, जब ट आएगा तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा श होगा? मूर्धन्य श होगा। मूर्धन्य श होगा, वो भी आधा होगा, तो बनेगा धनुष टंकार है। ठीक है, तो ये आपका है पहला सत्व संधि। अब हम अगला समझते हैं कि अगली संधि कौन सी है। चलिए, अगली संधि है विसर्ग संधि में रुत्व संधि। रुत्व संधि को समझते हैं। इसका सूत्र है सस जुशोरुह, सूत्र है सस जुशोरुह। इसमें हम समझते हैं, इसमें क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आए, ध्यान रखिएगा, प्रथम पद के अंत में क्या आए? विसर्ग आए, लेकिन उस विसर्ग से पहले आ और आ, मतलब ह्रस्व आ था, छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई स्वर हो। ध्यान रखिएगा कि पहले पद के अंत में विसर्ग हो, लेकिन जहाँ विसर्ग लगा हो उससे पहले आ और आ के अलावा कोई स्वर हो, मतलब आ और आ, छोटा या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर का मतलब ये है कि अगर क वर्ग में बात करें तो ग घ ङ, च वर्ग में बात करें तो ज झ य, टा वर्ग में अगर बात करें तो ड ढ ड़, ता वर्ग में बात करें तो द ध न, और पा वर्ग में बात करें तो ब भ और मा, ये अक्षर हों या फिर य र ल व और हा, इनमें से कोई वर्ण हो। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से समझिए इसको, आप इसको अच्छे समझिए कि पहले पद के अंत में विसर्ग आए और उस विसर्ग से पहले आ और आ ना लगा हो, मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ ना हो, उसके अलावा कोई भी अक्षर हो, कोई किसी भी स्वर की मात्रा लगी हो, मतलब आ और आ की मात्रा न लगी हो, उसके अलावा कोई भी मात्रा लगी हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो। हमने आपको अभी बताया कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर कौन कौन से होते हैं। और या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण होता है, तो होता क्या है कि जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर रू हो जाता है। क्या होता है? रू, रा पर ऊ की मात्रा, रू हो जाता है। ठीक है, और ये जो रू होता है, रू में से जो ऊ होता है, रू में से रू में से ऊ होता है क्योंकि रा पर ऊ की मात्रा लगी है,
तो रू में से ऊ हट जाता है, ऊ जो है इसका लोप हो जाता है, लोप मतलब होता है हट जाना। तो रू में से ऊ एक सूत्र होता है उससे हट जाता है, और जब ये ऊ हट जाता है तो केवल र शेष बचता है। क्या शेष बचता है? केवल र शेष बचता है। ठीक है, और यही र जो है बाद में जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ये विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, मतलब रू हो जाता है, रू में से ऊ हट जाता है और केवल रा बचता है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर अथवा या र ला व हा में से कोई वर्ण हो, तो क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। सीधे सीधे आप समझिए कि विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है, जब ये रा हो जाता है तो ये रा आगे जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। पहले देखा आशीह, विसर्ग आया हुआ है और विसर्ग से पहले देखिए दीर्घ ई की मात्रा लगी है, इसका मतलब ये अ नहीं है। ठीक है, तो आशीह दिखा है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद वाद, वादह में वा आया हुआ है, वादह में वा आया हुआ है। तो जब वा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, और रा के नीचे हलंत है तो रा आधा है। ठीक है, और जब इस रा को हम जोड़ेंगे तो रा जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला रा बन जाएगा और बनेगा आशीर्वाद है। इसी तरह से यजुः धन वेद है, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा लगी है, इसका मतलब ऊ आया हुआ है, और फिर वेद है वा आया हुआ है, तो यहाँ भी रा जुड़ेगा। जब रा जुड़ेगा तो अगले अक्षर के ऊपर रा चला जाता है। जब किसी भी रा को हम अगले अक्षर के साथ जोड़ते हैं तो रा कहाँ चला जाता है? उस अक्षर के ऊपर चला जाता है, बाद वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, तो वा के ऊपर चला जाएगा तो बनेगा यजुर्वेद है। ठीक है, और अगर ध्यान रखिए कि अगर रा के बाद कोई स्वर आ जाए, जैसे रा के बाद ई आ जाए तो रा पर ई की मात्रा लग जाती है, रा के बाद आ जाए तो रा पर आ की मात्रा लग जाती है, रा पर ऊ आ जाए तो ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुह धन आशय, यहाँ पर देखिए दुह विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा लगी है, इसका तो आ नहीं है तो ऊ की मात्रा है, बाद में एक स्वर आया हुआ आशा। क्या आया हुआ? आशा। हमने बताया था कि कोई भी स्वर भी आ सकता है, कोई स्वर आ सकता है या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर या रा ला वा हा में से कोई अक्षर आएगा। तो विसर्ग के बाद स्वर आया हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर रा होगा। जब रा होगा तो रा के बाद आ आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जब रा के बाद कोई भी स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा लगती है, इसका मतलब रा पर आ की मात्रा लगेगी, दीर्घ आ की मात्रा लगेगी, तो बनेगा दुराशा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए निह धन गुणम बना हुआ है, निह धन गुणम, यहाँ पर विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है तो ये आ नहीं है तो इसका तो ई है। ठीक है, और गुणम आया हुआ, गुणम जो गा है वो का वर्ग का तीसरा अक्षर है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा होना चाहिए ना, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर है। जब तीसरा अक्षर होगा तो नी विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, और जब रा है, अब रा के आगे देखिए गा आया हुआ, गा एक व्यंजन है, जब व्यंजन होगा तो रा जो है उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा तो बनेगा निर्गुणम। इसी तरह से दुह धन बलम है, यहाँ भी देखिए ऊ की मात्रा है, फिर बा आया हुआ है, बा, ये बा आया हुआ है। ठीक है, तो बन जाएगा दुर्बलम। ठीक है, ये भी क्या बनेगा? दुर्बलम बनेगा। इसी तरह से बही धन मुखम है, बही धन मुखम है, यहाँ पर देखिए ई की मात्रा लगी है, फिर आगे मुखम आया हुआ है तो बहिर्मुखम हो जाएगा। निह धन ईक्षणम, यहाँ पर ध्यान रखिए इसमें निह धन ईक्षणम है, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है, ठीक है, विसर्ग के पहले आ नहीं है, ई की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब ई सही है। फिर ईक्षणम आया हुआ है, जब ईक्षणम आया हुआ है तो ई है, ई एक स्वर होता है, तो जब स्वर होगा तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, और जब रा हो जाएगा तो ई के साथ जब मिलेगा रा पे तो ई की मात्रा लगेगी, तो निरीक्षणम, निरीक्षणम बनेगा। ठीक है, ये है आपका रुत्व संधि। ठीक है, चलिए अगला संधि समझते हैं, तीसरा संधि। चलिए तीसरा संधि समझते हैं, उत्व संधि। तीसरी संधि है उत्व संधि। उत्व संधि को समझते हैं। विसर्ग संधि में उत्व संधि है, इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। फिर से देखिए उत्व संधि है, सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक, इसमें समझते हैं हम। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग हो, ठीक, प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले आ हो, वो भी कौन सा आ हो? ह्रस्व आ हो। ध्यान रखिएगा, उस विसर्ग से पहले क्या हो? ह्रस्व आ हो। तो विसर्ग के, और ध्यान रखिएगा
प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में भी ह्रस्व आ हो। ध्यान रखिएगा, दूसरे पद के प्रारंभ में भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है। रा पर रू मात्रा रू हो जाता है। अब इस रू में से जो रा है वो हट जाता है और रा के स्थान पर और केवल ऊ शेष बचता है। रा में से ऊ हट जाता है, रा में से रू में से र हट जाता है, ऊ बचता है केवल। और उस वह जो ऊ है वह गुणादेश हो जाता है। गुणादेश मतलब होता है कि उसके पहले ह्रस्व आया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि इस विसर्ग से पहले क्या आया है? ह्रस्व आया हुआ है। तो जब ह्रस्व आएगा तो आ और ऊ ये दोनों मिलकर के गुणादेश, गुणादेश मतलब यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगा। जब आ और ऊ में गुण होता है तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। तो जब ओ हो जाते हैं तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे समझते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, पहले पद के अंत में यदि विसर्ग हो और उससे पहले क्या हो? ह्रस्व आ हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी ह्रस्व आ हो, तो जब विसर्ग, तो क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर रू हो जाएगा। जब विसर्ग के स्थान पर रू हो जाएगा तो रू में से जो रा है वो हट जाएगा और केवल आ बचेगा। रा में से, रू में से ऊ बचेगा केवल और रा हट जाएगा। जब रा हट जाएगा, ऊ बचेगा, तो उसके पहले आ है। जब आ है, आ और ऊ मिल करके गुण संधि के अनुसार ओ बन जाते हैं। ठीक है, जब गुण संधि के अनुसार ओ बन जाते हैं तो ओ हो जाता है, मतलब विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। और ओ के बाद फिर आगे जो है अगले जो अगला पद है उसका आ है, मतलब ह्रस्व आ है। तो ओ के बाद जब ह्रस्व आ आगे आता है तो उससे ये संधि हो जाती है पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि होने से जो आ है उसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। इसको अवग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपने देखे होगा कहीं कहीं लगा रहता है, इसको अवग्रह कहते हैं। तो वो अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह, अगर आपको इसको पूर्व संधि पढ़ना है तो आप स्वर संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि में हमने पूर्व संधि पढ़ाया हुआ है, छठा संधि जो है पूर्व संधि है, वहां पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्व संधि होकर के अवग्रह हो जाएगा, अर्थात पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। इसको समझते हैं फिर से। राम, तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं इसको। लिखा है, देखिए, राम धन अवदत। उदाहरण अच्छे समझते हैं हम। इसलिए हमने इसका एक ही उदाहरण लिखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राम धन अवदत। राम में देखिए, राम के अंत में विसर्ग है, प्रथम पद के अंत में विसर्ग लिखा हुआ है और इस विसर्ग से पहले ह्रस्व आ है क्योंकि माँ पर ह्रस्व आ लगा हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले ह्रस्व आ है, माँ में ह्रस्व आ लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरे पद के प्रारंभ में आ हो तो यहाँ अवदत में भी आ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें कहा है कि विसर्ग के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, तो हमने देखिए विसर्ग के स्थान पर रू लिख दिया पहले। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है, तो हमने विसर्ग के स्थान पर रू रख दिया। अब आगे अवदत बना हुआ है। अब आगे ये कह रहे हैं कि रू का र हट के ऊ बचता है केवल, तो हमने रू में से रा हटा करके हमने केवल ऊ लिख दिया है, राम ऊ। फिर है आगे अवदत। अब ये जो राम में अ है, ह्रस्व आ है और आगे ऊ है, तो ह्रस्व आ और ऊ, जब ये ह्रस्व आ और ऊ मिलते हैं तो इसके बीच में जो संधि होती है उसको कहते हैं गुण संधि। आ के बाद ऊ आता है तो गुण संधि होता है और ओ बन जाता है। आ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। जब ओ बन जाएंगे तो यहाँ पर हम जो है ओ लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं राम और यहाँ लिख देते हैं ओ। क्या लिख देते हैं? ओ। ठीक है, ओ। अब देखिए, सॉरी, हाँ, अब क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जब राम के बाद ओ हो जाएगा तो यहाँ पर माँ पर ओ की मात्रा लगेगी तो बनेगा रामो। क्या बनेगा? यहाँ लिख देते हैं हम नीचे, रामो। राम में ओ की मात्रा लगेगी, रामो और धन अवदत। क्या बनेगा? अवदत। अब यहाँ पर देखिए, ओ के बाद जब अ आता है तो पूर्व रूप संधि से, ओ के बाद अगर आ आता है तो पूर्व रूप संधि से जो अ होता है इसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। क्या होता है? अवग्रह। अवग्रह मतलब ये पूर्व रूप का
चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो जब चिन्ह लग जाता है तो आ के स्थान पर हमने अवग्रह का चिन्ह लगा दिया और बन गया रामो आवदत। ठीक है, ये इस तरह से हम उत्तु संधि को समझेंगे। एक बार और आप वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संधि देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसी उत्तु संधि में एक और सूत्र है, इसको भी समझ लेते हैं। जो हमने उत्तु संधि भी पढ़ाया उसी में, इसके पहले हमने उत्तु संधि पढ़ाया जिसमें अतोर और प्लुतात् प्रत्यय सूत्र था। इसी में एक सूत्र और है, एक नियम और है। सूत्र का नाम है हसि च। सूत्र है हसि च। इसके अनुसार क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, जैसा कि हमने पिछले में बताया था कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और तथा विसर्ग से पूर्व मतलब उससे पहले ह्रस्व आ हो, लेकिन दूसरे पद के प्रारंभ में हर्ष प्रत्याहार हो। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? हर्ष प्रत्याहार हो। हर्ष का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर अथवा य व र ल, मतलब य र ल व ये अक्षर। ध्यान रखिएगा, हर्ष प्रत्याहार में आते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर। ठीक है, अब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हम आपको कई बार बता चुके हैं, यहाँ बार बार हम नहीं बताएंगे। देखिए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तथा य व र ल, मतलब य र ल व इनमें से कोई अक्षर अगर आता है तो उस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे लिखा मनः धनहरः। मनः देखिए, विसर्ग के से पहले आ है, मतलब हर्ष आ आया हुआ है, फिर विसर्ग लगा है, फिर हा आया हुआ है। तो जब हा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो जब ओ हो जाएगा तो मनो बनेगा, फिर हरः होगा तो मनोहरः हो जाएगा। इसी तरह से यशः धन दा, यशः धन दा, यहाँ पर विसर्ग के पहले शा है और शा में आ मिला हुआ है, तो यशः के पहले हर्ष आ हो गया। ठीक है, और दा है तो दा जो है तावर का तीसरा अक्षर होता है, तो इसलिए तावर का देखिए किसी वर्ग का तीसरा लिखा है तो दा जो है तीसरा, तावर का तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जब ओ हो जाएगा तो यशो बनेगा, दा बनेगा, यशोदा बन जाएगा। इसी तरह से सरह धन वरह, सरह में देखिए विसर्ग के पहले रा है और इसमें अ मिला हुआ है तो सरह हो जाएगा। फिर वरह होता है, वा आया है, यारा दावा में से वा आया हुआ है तो सरो, फिर वरह, सरोवरह बनेगा। इसी तरह रजह, रजह के देखिए विसर्ग के पहले अ ज है, रजह हो जाएगा। फिर गुणः हो रहा है, गुणः में ग आया हुआ है जो कि का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो रजो हो जाएगा, फिर गुणः हो जाएगा, रजो गुणः हो जाएगा। आखिरी उदाहरण देखते हैं, पयः धन धी। पयः में या के आगे विसर्ग लगा है और या में हर्ष आ मिला हुआ है। ठीक है, और बाद में धा आया हुआ, धा जो है तावर का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बनेगा पयोधी। ठीक है, ये उत्तु संधि का एक अतिरिक्त था नियम, वो हमने आपको बता दिया। अब आपको हम अगली संधि बताते हैं। चलिए, अगली संधि है रलोप संधि। अगली संधि है रलोप संधि, इसका सूत्र है रोरी। इसका सूत्र है रोरी। चलिए देखते इसमें, ये बहुत ही आसान संधि है। इसमें क्या है कि अगर पहले पद के अंत में रा अक्षर आए, पहले पद के अंत में रा अक्षर आए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी अगर रा वर्ण आता है तो पहले पद का जो रा होता है उसका लोप हो जाता है, अर्थात पहले पद का जो रा है वो हट जाता है। मतलब एक ही रा बचेगा, पहले पद, पहला वाला जो रा है वो हट जाएगा। फिर से समझिए कि पहले पद के अंत में अगर रा वर्ण आता है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी रा वर्ण आता है तो पहले पद का जो रा है वो हट जाता है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते, यहाँ भी देखिए रा आया हुआ है पहले पद के अंत में, पुनर, फिर यहाँ रमते आया हुआ है, यहाँ भी रा आया हुआ है, तो पहले पद का जो रा है अर्थात ये वाला जो रा है ये हट जाएगा तो बनेगा पुनरमते। इसी तरह से शंभुर धन राजते, यहाँ भी देखिए रा आया हुआ है, पहले पद के अंत में रा आया, फिर राजते आया हुआ है, तो पहले पद का अंतिम का जो रा है वो हट जाएगा, बनेगा शंभु राजते। इसी तरह से कबीर धन रचयति, यहाँ भी रा आया हुआ है और यहाँ भी रा आया है, तो पहले रा हट जाएगा और बनेगा कवि रचयति। बहुत ही आसान है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, गुरुर धन रुष्ट है, रुष्ट है अर्थात यहाँ गुरुर में रा आया हुआ है पहले पद के अंत में, फिर रुष्ट में रा आया हुआ है, तो पहला वाला जो रा है वो हट जाएगा, बनेगा गुरु रुष्ट है। ठीक है, इसमें एक और संधि है,
आपकी लोप निमित्तक दीर्घ संधि, जो हमने अभी आपको जो बताया था कि 5 संधियां मुख्य रूप से हैं, वो भी है। वो इसी की तरह ही बिल्कुल है, जैसे ये है ऐसे ही वो भी है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा केवल अंतर है। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। अगला जो संधि है लोप निमित्तक दीर्घ संधि, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आसान उदाहरण भी बिल्कुल यही रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा संधि लोप निमित्तक दीर्घ संधि। लोप निमित्तक दीर्घ संधि, इसका सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। इसका सूत्र क्या है? ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, ठीक है। इसको समझते हैं। इसमें हमने पहले ही आपको बताया कि इसके पहले हमने जो संधि अभी पढ़ी है रोरी वाला, जिसमें रलोप संधि थी, उसमें जो पढ़ा था बिल्कुल उसी से ही मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए क्या है लिखा है, पहले पद के अंत में यदि रा वर्ण आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में भी रा वर्ण आए, मतलब पहले पद के अंत में भी रा वर्ण आए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी रा वर्ण आए। तो उसमें हमने बताया था कि अगर पहले पद के अंत में रा आए, जब इसके पहले हमने जो संधि पढ़ाई है रलोप संधि, उसमें हमने क्या बताया? तो उसमें बताया था कि अगर पहले पद के अंत में रा वर्ण आए और दूसरे पद के भी प्रारंभ में रा वर्ण आए, तो पहले वाला जो रा है वो हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। इसमें क्या है, कह रहे हैं अगर पहले पद के अंत में र वर्ण आए और उससे पूर्व यदि ह्रस्व आ ई उ में से कोई स्वर आए, ध्यान रखिएगा कि पहले पद के अंत में रा वर्ण आए और उससे पहले यदि ह्रस्व आ ई उ में से कोई स्वर आता है, तो ह्रस्व आ ई उ के स्थान पर उसका दीर्घ आ ई उ हो जाता है, ठीक है। मतलब रा, जो रा है वो तो हटेगा ही हटेगा, मतलब रा तो हट ही जाना है, ठीक है। रा वर्ण हट जाएगा, लेकिन उसके पहले जो स्वर आया हुआ है, अगर आ आया है तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई आया है तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ आया है तो दीर्घ उ हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार और समझ लेते हैं। अगर पहले पद के अंत में रा वर्ण आए और उससे पहले, उस रा से पहले ह्रस्व आ हो या ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ हो, ठीक है। बाद में भी अगर रा वर्ण आता है, मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में भी रा वर्ण आता है, तो जो पहले आ ई उ आए हुए हैं इनके स्थान पर इन्हीं का दीर्घ अक्षर हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहले लिखा है पुनर्धन रमते। अब यहाँ पर देखिए पुनर्धन रमते, इसमें इसके पहले हमने रलोप संधि में बताया था कि यहाँ पर एक रा हट जाता था, पुनरमते बनता था। यहाँ पर क्या है कि इसके पहले ह्रस्व आया हुआ है, तो ये रा तो हट जाएगा, इस ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, अर्थात न पर दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, बनेगा पुनरमते, ठीक। इसी तरह से शंभुर राजते, शंभुर राजते, रा के बाद फिर रा आया हुआ है, लेकिन इस रा से पहले उ की मात्रा लगी है। रा से पहले किसकी मात्रा लगी है? उ की मात्रा लगी है, तो जो ये उ है यही दीर्घ हो जाएगा। जब दीर्घ हो जाएगा तो भा पर उ की दीर्घ उ की मात्रा अर्थात बड़ा उ की मात्रा लगेगी, और रा तो हटना ही है, रा हट जाएगा और भा पर दीर्घ उ की मात्रा लग जाएगी, बनेगा शंभु राजते, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है कबीर धन रचयति। कबीर धन रचयति। अब कबीर धन रचयति में देखिए क्या है कि यहाँ पर पहले पद के अंत में रा आया है, दूसरे में भी रा आया हुआ है, लेकिन इस रा से पहले ई की मात्रा लगी है, ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, तो क्या होगा कि रा हट जाएगा और जहाँ ह्रस्व ई की मात्रा है यहाँ दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, बनेगा कवि रचयति। अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। गुरुर धनरुष्ट। गुरुर धनरुष्ट में क्या है कि रा के बाद रा आया हुआ है, तो एक रा तो हट जाएगा। जब एक रा हट जाएगा तो ये जो रा है जिस पर ह्रस्व उ की मात्रा लगी है, इस पे दीर्घ उ की मात्रा लगी जाएगी और बनेगा गुरु रुष्ट, ठीक है। तो ये विसर्ग में 5 संधि थी। इसके अलावा कुछ नियम भी है, वो मैं आपको एक दो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, उसके अलावा अभी हमने जो आपको लास्ट में पढ़ाया था, सबसे अंतिम संधि जो पढ़ाया था लोक निमित्तक दीर्घ संधि, उसके अलावा एक सत्व संधि के नाम से भी विसर्ग संधि बताया जाता है, जिसमें नियम क्या होता है कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा उस विसर्ग से पहले ह्रस्व ई अथवा उ हो, ध्यान रखिएगा कि पहले पद के अंत में यदि विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले ह्रस्व ई अथवा उ आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क ख या प फ में से कोई वर्ण आता है, तो उस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष हो जाता है,
बस इतना ही है कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो, ह्रस्व ई अथवा उ हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क ख या प फ में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य ष हो जाता है। देखिए जैसे दुह धन कर है, यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले उ आया है, ह्रस्व उ आया है, बाद में क आया हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष हो जाएगा, बनेगा दुष्कर है। ठीक, इसी तरह से निह धन पक्ष है, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई आया हुआ है, ह्रस्व ई है, बाद में प आया हुआ है, तो यहाँ पर मूर्धन्य ष हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर बनेगा निष्पक्ष है। इसी तरह से वही धन कृत है, वही में देखिए विसर्ग से पहले ह्रस्व ई आया हुआ है, बाद में क आया हुआ है, इसलिए यहाँ भी मूर्धन्य ष होगा, बनेगा वहिष्कृत है। आगे उदाहरण एक और देख लेते हैं। आविह धन कार है, आविह में देखिए विसर्ग से पहले ई आया हुआ, ह्रस्व ई, बाद में क आया हुआ है, तो यहाँ भी मूर्धन्य ष होगा और बनेगा आविष्कार है। और अंतिम उदाहरण है दुह धन प्रभाव है, यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले उ आया हुआ है और बाद में प आया हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष यहाँ भी होगा और बनेगा दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो आज जो है विसर्ग संधि में बस इतना ही। आज हमें उम्मीद है कि आपको ये संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया है किसी कारण से तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखिए, इसको बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। आज इस उम्मीद के साथ आज इस विसर्ग संधि में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर कुछ पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।